नमस्कार दर्शक मित्रों। आज का सवाल बहुत सीधा है। माल समय पर चाहिए, क्वालिटी ठीक ठाक चाहिए, जीएसटी समय से भरना है, बैंक की ईएमआई यानी हफ्ते समय से अदा करना है, कर्मचारियों की सैलरी पर इस समय में होनी चाहिए। तो फिर एमएसएमई को उसका पैसा समय से क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर ये सब चीजें समय पर होनी चाहिए, माल समय पर चाहिए, क्वालिटी समय पर चाहिए, जीएसटी समय पर चाहिए, बैंक की ईएमआई समय पर भरनी है, बैंक की ईएमआई भरने के बाद कर्मचारियों की जो सैलरी है वो समय में करनी है, तो फिर एमएसएमई को उसका पैसा समय से क्यों नहीं मिलता? क्या तकलीफ है? भारत का छोटा उद्यमी माल बनाता है, अपनी पूंजी लगाता है, कच्चा माल खरीदता है, बिजली का बिल भरता है, बैंक से वर्किंग कैपिटल लेता है, बहुत मुश्किल से फिर भी मिल जाती है तो लेता है, मजदूरों और कर्मचारियों को वो वेतन देता है, फिर जो माल पैदा करता है वो माल बड़े इकाइयों को या सरकार को देता है, इनवॉइस बन जाता है, माल स्वीकार हो जाता है, जीएसटी भी अदाय उसकी भी अदायगी हो जाती है, लेकिन पैसा 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीने, और कभी कभी मामला विवाद में फंस गए तो वर्षों तक इंतजार करने का। यहीं से छोटे उद्योग की असली मुसीबत शुरू होती है। दोस्तों, कई किस्सों में तो ऐसा होता है कि बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं, जो अपनी इकाइयों के लिए माल ये छोटे लोगों से खरीदते हैं, 180 दिन की क्रेडिट पे खरीदते हैं, मगर 180वें दिन या 181वें दिन उनको पैसे नहीं मिल जाते। ये तय रहता है कि वो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनकी पहुंच रिसेप्शन तक है, जाकर बोलेंगे जरा पूछो ना मेरा चेक तैयार है, अगर हाँ तो आप नसीबदार हो, नहीं तो फिर मुंह लटकाए वापिस। वहां कोई झगड़ा नहीं चलता, क्योंकि अगर आप झगड़ा करते तो आपका सप्लाई बंद हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगा तो अगले पैसे जो 6 महीने के बाकी है वो फंस जाएंगे। तो ये सब झंझट छोटी इकाइयों के लिए असली मुसीबत शुरू करने के लिए जिम्मेवार। आज इस देश में 50% से ज्यादा अति सूक्ष्म, छोटी और मध्यम इकाइयां बंद पड़ी है या मांदगी में फंसी है। तो उसके लिए जिम्मेवार एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी टेक्नोलॉजी ठीक है, माल ठीक बनता है, ठीक क्वालिटी पैदा होती है, ठीक समय पे बनता है, मगर तकलीफ वहां आती है जब उनकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। और बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, वो ये उधारी के पैसों पे अपना कारोबार चलाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर। वो होता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 की। सरकार डिलेड पेमेंट की पुरानी समस्या पर व्यवस्था को सख्त तथा समयबद्ध करना चाहती है। देखिए, नियत बहुत सरकार की अच्छी है। सरकार की नियत ऐसे कोई भी कायदे जब लाए जाते हैं तब अच्छी ही रहती है। यहाँ भी अच्छी है, ये होना चाहिए था, काफी पहले होना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ आज तक, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सरकार की नियत अच्छी है। सरकार चाहती है कि लघु इकाइयों को, माइक्रो इकाइयों को, उन्होंने माल जो सप्लाई किया है उनके पैसे जो 30 या 60 दिन में जो तय किया गया है समय से उनके हाथ में है। सरकार डिलेड पेमेंट की पुरानी व्यवस्था को तोड़ना चाहती है।
और पेमेंट सख्त और समयबद्ध बनाना चाहते हैं, सरकार का उद्देश्य है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून वास्तव में छोटे उद्योगों का पैसा जल्दी दिला पाएगा? क्या उतना सरल है? कानून तो उन लोगों के साथ चलता है जिनके पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनके पास और भी क्षमता है। तो अगर ये कानून का इस्तेमाल करना हुआ तो क्या छोटी इकाइयां कर पाएगी? या फिर यह भी एक अच्छा कानून बनकर फाइलों में दफन हो जाएगा? आज तथ्यों के आधार पर हम ये जो बिल भारत सरकार लाई है, एमएसएमई डेवलपमेंट इनटू ब्रैकेट अमेंडमेंट बिल 2026, उसको समझने का, उसको तराशने का, उसको चर्चा के दायरे में लाकर उसके पहलुओं को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि राजकोट की एक छोटी इंजीनियरिंग कंपनी, राजकोट गुजरात में है, राजकोट की जगह मेरठ की भी हो सकती है, कानपुर की भी हो सकती है, या अजमेर की भी हो सकती है। मान लीजिए कि राजकोट की एक छोटी इंजीनियरिंग कंपनी ने किसी बड़ी कंपनी को 50 लाख रुपए का कंपोनेंट सप्लाई किया। राजकोट में इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स, ये इनकी महारत है। गुजरात में सबसे बड़ा सेंटर राजकोट है। तो ये कंपोनेंट्स को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? पहले माल खरीदा, स्टील खरीदा, उसके बाद मशीनें चलाई, बिजली इस्तेमाल की, कर्मचारियों को वेतन दिए, ट्रांसपोर्ट का खर्च उठाया, और संभव है अगर बैंक से वर्किंग कैपिटल लिया है तो उस पर भी जो भी सूद भरना था सूद भरा, तब जाके माल ग्राहक तक पहुंचता है। इनवॉइस 50 लाख का बन गया, अकाउंट्स में लिखा जाएगा रिसीवेबल 50 लाख, लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं आया। यही एमएसएमई की असली समस्या है। प्रॉफिट और कैश फ्लो एक चीज नहीं है। कैश फ्लो यानी जैसे पैसे आते जाते हैं, उसकी हलन चलन जो होती है, मूवमेंट होती है, उसका सही महीने में जो दायरा आपको मालूम पड़ता है वो कैश फ्लो है। प्रॉफिट या लॉस कागज पे हो सकता है। आपने माल सप्लाई कर दिया, उसमें से आपके सब खर्चे बात कर दो, जो भी बचता है उससे शेष, उसमें से आपकी सैलरी बात कर दो, फिर बचाओ, मुनाफा है। मगर मुनाफा तब है जब वो पैसे आपके हाथ में है। यहाँ तो पैसे हाथ में आते नहीं। बैंक में ये एक लिखा जाता है कि ये पैसे आने वाले। अकाउंट में भी लिखा जाता है रिसीवेबल, टू रिसीव यानी लेना, रिसीवेबल यानी लेने या आने वाला पैसा। वो पैसा आपके हाथ में नहीं है, वो कैश फ्लो नहीं है। और ये समस्या ये कानून कैसे हल करेगा? प्रॉफिट और कैश फ्लो एक चीज नहीं है। मैंने जैसे समझाया आपको, आप कागज पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अक्सर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम के जरिए तैयार करते हैं, वो जानते हैं कहाँ किस चीज में थोड़ा बहुत वेरिएंस करना, और वो करके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कैसे दिखाना कि ये इकाई, इसका पेबैक पीरियड इतना है, इतने पैसे कमाएगी और आपके पैसे सलामत है। वास्तव में नहीं होता है। आप कागज पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और फिर भी नकदी के कमी, कैश की कमी, उसके कारण आप संकट में हैं, क्योंकि पैसे तो आए नहीं। 50 लाख का माल आप तो सप्लाई कर बैठे, उसमें 40 लाख का आपकी लागत आई। 10 लाख का प्रॉफिट तब मिलता जब पैसे आ जाते, नहीं आए यानी बैंक का
भी जो इंटरेस्ट है वो चढ़ता जाता है, और दूसरी ओर आपको नया माल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते। ये परिस्थिति का निर्माण होता है। आप अपने कामगारों को ये नहीं कह सकते कि ये महीने पगार नहीं करेंगे क्योंकि पैसा आना है, आया नहीं है, अगले महीने दोनों महीनों का साथ में दे देंगे। ये नहीं हो सकता। आप जीएसटी के बारे में उसको डिफर नहीं करते, नहीं तो कानून कार्यवाही होगी। ये परिस्थिति में फिर क्या होता है, अगर पेमेंट डिले हो गया तो एक चक्रीय परिस्थिति शुरू होती है। ये अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह खेला था जिसमें वो मारा गया, उससे भी खतरनाक है। समय से आपको पेमेंट नहीं मिलने से पहली बात होती है कैश फ्लो क्राइसिस की। आपके पास नकदी की जो छूट रहनी चाहिए वो नहीं रहती, कैश फ्लो क्राइसिस। उसके बाद बैंक बोरोइंग, वहां उसके बैंक का दबाव आता है कि भाई आपको ये हफ्ता भरना था, आपने भरा नहीं है, कम से कम ब्याज तो भर दीजिए। फिर ब्याज सूद बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जाती है ऑन डिफर्ड पेमेंट। आपके पास पैसे आए नहीं है, आपने कहीं से लिए हैं पैसे, उस पर जो सूद चढ़ना है चढ़ता जाता है। और ये सब की वजह से जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था वो कम होता जाता है। प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो आप अगले महीने कम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कम काम होगा, मुनाफा कम होगा और आपका विकास कम होता है। स्थिति गंभीर हुई तो व्यवसाय या अस्तित्व तक खतरे में आ पड़ते हैं। इसीलिए डिलेड पेमेंट कोई मामूली अकाउंटिंग प्रॉब्लम नहीं है। एमएसएमई के लिए यह सर्वाइवल का सवाल है। एमएसएमई के लिए ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। एमएसएमई के लिए ये ऑक्सीजन है और उससे उसी तरह देखना चाहिए। कम से कम ये बिल ये तो स्वीकार करता है कि ये प्रॉब्लम है और एमएसएमई को इसकी वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज स्वीकृति हुई है, सबसे बड़ी बात है। एमएसएमई की समस्या जो मैंने राजकोट का दाखला दिया मगर पूरे भारत की समस्या है। कई लोग कहेंगे ये तो छोटे व्यापारियों की समस्या है, देश की अर्थव्यवस्था से इसका क्या संबंध। और ये छोटे व्यापारी भी कहाँ कम है, अपनी क्षमता से ज्यादा पैसों का जोर करते हैं। तो ये होगा, भारत का एमएसएमई सेक्टर उत्पादन सेवाएं, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, एक माइक्रो यूनिट है या छोटा यूनिट है, 1 लाख रुपये की लागत पर करीब 10 से 15 लोगों को तो रोजगार देता है। श्रम प्रचुर है वो। वहां बड़ी बड़ी रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 5 से 10 करोड़ रुपए की लागत पर एक रोजगारी पैदा करती है। इनको जो बिजली चाहिए कम चाहिए, वो लोगों को बड़े जो राक्षसी इकाइयां हैं बिजली काफी बड़ी मात्रा में चाहिए। पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बड़ी मात्रा में खड़ा करते हैं, पानी बड़ी मात्रा में चाहिए। अभी हम कूद कूद कर चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहाँ चिप बनने लगेगी और एआई डेटा सेंटर गूगल यहाँ लगा रहा है। हमें ये ख्याल होना चाहिए कि एआई डेटा सेंटर वो पावर गजलर है, पानी भी उतना ही चाहिए। उसकी जो जो चीफ असेंबलीज हैं उनको आपको उनका मगज को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए और बिजली चाहिए। नॉइज पोल्यूशन होगा क्योंकि बड़ी बड़ी साइज के पंखे चलते हैं, इनको ठंडा रहे इसलिए। तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए बड़ी इकाइयों की जो समस्याएं हैं, जो रोजगार क्षमता है,
मैं नहीं मानता कि अब भारत जैसे देश के लिए वो हितकारक है। फिर भी मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं हूं कि वैश्विक स्पर्धा में आपको खड़ा रहना है तो उस कैपेसिटी जो और विकसित देशों में है उनके साथ आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा। अगर निर्यात करना है या ऐसी चीजें हम अपने देश में लाना चाहते हैं जिसकी जो कीमतें हैं वो वैश्विक कीमतों के साथ तालमेल रखनी चाहिए। तो प्रश्न तो ये है। और अगर आप देश की अर्थव्यवस्था से पूछते हो कि क्या संबंध है तो बड़ा संबंध है दोस्तों। छोटी इकाइयां, छोटी और सूक्ष्म इकाइयां कुल मिलाकर सीधा 35%, और अगर वो पार्ट्स कंपोनेंट्स वगैरह जो मध्यम और बड़ी इकाइयों को देते हैं वो गिना जाए तो 50% जो औद्योगिक उत्पादन होता है, 50% जो एक्सपोर्ट होता है, उनमें सीधी भागीदार है, उनका माल जाता है। तो यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका हुई या नहीं हुई? भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनके सप्लाई चेन के पीछे कौन है? हजारों छोटे छोटे सप्लायर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, इंजीनियरिंग देखिए, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन, हर जगह एक बड़ी इकाई है, बहुत बड़ा काम करती है। उसके जो टेंटिकल्स है वो कई छोटी इकाई और लघु इकाइयों से जुड़ते हैं। उनके बिना वो काम नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिए, बड़ी कंपनी का चमकता हुआ फिनिश प्रोडक्ट अक्सर हजारों छोटे उद्योगों की मेहनत पर खड़ा होता है। मैं तो ये कहूंगा कि इनके पसीनों की चमक है। अगर छोटे सप्लायर को कैश फ्लो रुकता है तो नुकसान केवल उसकी फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती। मगर चूंकि बड़ी इकाइयां एक से ज्यादा छोटी और मध्यम इकाइयों के साथ संबंध रखती है, उनसे माल लेती है, उनका सप्लाई नहीं रुकता। और ये जिनका पैसा फंसा है वो भी नहीं रोकते, क्योंकि तो बिल्कुल पैसा फंस जाएगा। तो मत्स्य बराबर का जो न्याय है यहाँ पूर्ण स्वरूप से हम देख सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। क्या एमएसएमई को डिलेड पेमेंट से बचाने के लिए कोई कानून नहीं है? कानून है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए डिलेड पेमेंट से जुड़ी व्यवस्था पहले से मौजूद है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, जिसको MSEFC कहते हैं। फिर नया सुधार क्यों? अगर यह व्यवस्था है और वो व्यवस्था काम नहीं कर रही, उसको पक्षाघात हो गया है, तो एक व्यवस्था को जो काम नहीं करती उसको आप गड्ढे में डालोगे और दूसरी व्यवस्था लाओगे जो काम करेगी या नहीं करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर जो व्यवस्था है उसमें सुधार क्यों नहीं? क्यों नया एक और नया कानून लेके आते हो आप? नया सुधार की क्या जरूरत है? क्योंकि असली सवाल केवल यह नहीं है कि न्याय मिलेगा या नहीं, असली सवाल है न्याय कब मिलेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अपने यहाँ न्यायपालिकाओं की जो काम करने की पद्धति है, जिस तरह से केसेस और डिले होती है, तो वहां न्याय मिले वो अपेक्षा रख के चलना वो तो मूर्खामी है। न्याय कब मिलेगा? एक छोटे उद्योग को अगर अपने पैसे के लिए, क्योंकि सिविल सूट करेगा, बरसों तक चलेगा, सुनवाई तक 2-3 साल तक तो नहीं आएगा, तो कब तक लड़ता रहेगा? थक जाएगा वो। 5 साल के बाद मिला न्याय भी कई बार आर्थिक रूप से बहुत देर में मिला न्याय है। 5 साल के बाद आपको पैसे मिले जो आज मिलने चाहिए थे, अब की कई बंद हो चुकी होती है।
मशीन जंग खा गई है, फिर से उसको चालू करना मुश्किल है। तो आपको जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, वो इरिवर्सिबल है। तो 5 साल का न्याय कई बार आर्थिक रूप से बहुत देर से मिला न्याय होता है। तब तक बैंक का ब्याज भर चुका होता है, क्योंकि ब्याज ना तो संडे छोड़ता है ना कोई हॉलीडे छोड़ता है, वो रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है। नया इन्वेस्टमेंट आपका रुक चुका है। ऑर्डर्स खो चुके हो आप, क्योंकि फैक्ट्री आप चला नहीं सकते, वर्कर्स को पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो जो ग्राहक है जो आपके पास से माल लेते हो दूसरी ओर चल पड़ेंगे। आप अपने कैडर्स को खो चुके हैं, और ऑर्डर्स तो सूख गए बिल्कुल, जैसे सूखा पड़े। और कृषि की जो हालत होती है पूरी हालत तो आपकी है, ऑर्डर्स सूख चुके हैं, या उसका बिजनेस ही कमजोर पड़ चुका हो। इसीलिए अब जोर है, क्या है, इसीलिए अब जोर है। क्या जोर है? टाइम बाउंड रिजोल्यूशन, समय मर्यादा में पैसा मिलना चाहिए। अरे भाई, वो जो 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 उसके लिए जो प्रोविजन है वो तो आप अमलवारी नहीं कर सकते। अब नया कायदा आ रहे वही वही उद्देश्य के लिए। तो ये सरकार है, एक उद्देश्य में निष्फल गई, दूसरे ढंग से वही उद्देश्य की पूर्ति के लिए नए अच्छे से कपड़े पहना के कानून ले आएगी। मैं कहूंगा दोस्तों, ये कानून अच्छा है। ये बिल की सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो है वो अच्छी है। अगर इस पूरे कार्यक्रम से आपको केवल 3 आंकड़े याद रखते हैं तो याद रखिए 90 30 90। आप बोलोगे ये क्या है, 90 30 90? पहला 90 विवाद में मेडिटेशन का प्रयास होगा, लेकिन मेडिटेशन अनिश्चित समय तक नहीं चलेगा। प्रस्तावित व्यवस्था में पहली उपस्थिति के लिए तारीख जो निर्धारित हुई उसे 90 दिनों के भीतर मेडिटेशन खत्म हो जाना जरूरी है। अब मान लीजिए मेडिटेशन असफल हो गए, नहीं चली बात, तो अब आता है 30। मेडिटेशन खत्म होने के बाद आर्बिट्रेशन, मीडिएशन खत्म हो गए, अब मीडिएशन से काम, मध्यस्थी से काम नहीं चलेगा, अब लवाद चाहिए तो आर्बिट्रेशन आएगा। 30 दिनों की सीमा, और उसके बाद 90 यानी प्लीडिंग पूरी होने के बाद 90 दिनों में आर्बिट्रल अवार्ड आएगा। यानी 90 दिन जो पहले 90 दिन है उसके भीतर आप अगर किसी मीडिएटर, किसी बिचौलिए को रख के करना चाहे कर ले। फिर 30 दिनों में ये नहीं सफल हुआ तो 30 दिनों में लवाद की प्रक्रिया शुरू कर दे, और उसके बाद के 90 दिन में वो लवाद का जजमेंट आ जाना चाहिए। यानी कुल मिला के 3 महीने, 1 महीना, 3 महीना, 7 महीने में ये मामला सुलझ जाना चाहिए। 90 दिन मेडिटेशन, 30 दिन आर्बिट्रेशन रेफरेंस और 90 दिन अवार्ड, यही है 90 30 90 फॉर्मूला। अगर यह जमीन पर ईमानदारी से लागू होगा तो एमएसएमई डिस्प्यूट से के रिजोल्यूशन की गति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर निष्ठा है तो यही मंत्र गांधी जी ने दिया था जिसके ऊपर मजदूर महाजन की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि विवाद नहीं, लवाद।
यानी अगर आपको मालिक और मजदूर को किसी बात पे विवाद है तो विवाद कैसे उकेला जाए? हड़ताल करके, फैक्ट्री बंद करके, उसमें तोड़फोड़ करके, क्या करके किया जाए? तो वो किया जाए लवाद, यानी कि आर्बिट्रेटर, उसको ले आओ बीच में। और लवाद से भी न उपजे मान लो, तो फिर एक ही रास्ता रहता है, संवाद। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया तो आपको महंगी पड़ जाएगी। तो सालों तक मजूर महाजन टेक्सटाइल मिल्स में बिना हड़ताल काम करता रहा और मजदूरों के प्रश्न भी हल होते रहे। ये शक्य है अगर सरकार की निष्ठा सही हो, सही लोगों को जिनको एप्टीट्यूड है इस तरह की चीजों की, उनको वहां रखा जाए। अब क्या हुआ? ये नहीं होता, इसलिए मैं बीच में रुक गया। क्योंकि अगर इतना आसान होता, आपने विवाद हुआ, फिर संवाद हुआ, फिर आर्बिट्रेशन हुआ और फिर बात सुलझ गई, तो फिर क्या जरूरत थी किसी चीज की? जरूरत तो ये है कि कोर्टों पे आप बिल्कुल स्पेशल कानून करो कि अगर कोर्ट के पास जाता है मसला किसी भी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे नहीं जाना चाहिए और कोर्ट 30 दिन में इसका चुकादा दे देगी। ऐसा कोई इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। तो एमएसएमई डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन की गति में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। लिख देने से न्याय तेज नहीं होता, कानून बनाने से न्याय तेज नहीं होता। संसद कानून बना सकती है, कानून कर सकता है 90 दिन, लेकिन अगर फैसिलिटेशन काउंसिल के सामने हजारों मामले हो पर पर्याप्त अधिकारी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, डिजिटल ट्रैकिंग ना हो, तो 90 दिन केवल कागज पर ही रह जाते हैं। आज जैसे हमारी कोर्टों में लाखों केस भरे हुए पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक ये व्याधि फैला हुआ है। तो कानून बनाने से इसका हल नहीं है। इसके लिए अगर आपको रचना करनी, अलग कोर्ट की कर लीजिए। मगर जिस दिन विवाद चालू रहा, असहमति हुई, वो 90 दिन के बाद 91वें दिन में यहाँ आ जाए और फिर वो 90 दिन में जो भी चुकादा दे वो सरों को बाध्य होगा। वो कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ये होना चाहिए। होगा क्या? लिख देने से न्याय तेज नहीं होता दोस्तों। कानून कहता है 90 दिन, उसे क्या हो गया? फैसिलिटेशन काउंसिल बोल कि हमारे पास लोग नहीं है, पर्याप्त मशीनरी नहीं है, पर्याप्त कंप्यूटर नहीं है, हम चुकादा कैसे लिखें? तो ये जहां तक सब चीजों को अटेंड न किया जाए, इंटीग्रेट न किया जाए, इस तरह के कानून लाने से तो मी टू जैसे एक हाल होगा। जो एक और कानून आया है, अब इससे कितना भला होगा छोटी इकाइयों का और मध्यम इकाइयों का, वो कोई कह नहीं सकता। प्रशिक्षित मैन पावर, डिजिटल केयर मैनेजमेंट, ऑनलाइन हियरिंग्स जहां संभव हो, रियल टाइम केस ट्रैकिंग और सबसे महत्वपूर्ण अकाउंटेबिलिटी। हर एमएसएमई अपने मोबाइल पर देख सके कि उनका मामला कहां पहुंचा है, अगली हियरिंग कब है, कितने दिन हो गए, डिले हुई तो क्यों हुई और डिले के लिए कौन जिम्मेवार है।
क्योंकि टाइम लिमिट विदाउट अकाउंटेबिलिटी कैन बिकम जस्ट अनदर नंबर इन द लॉ बुक। तो वो इसका भी ये हाल हो सकता है। केस जीत गए फिर भी पैसा नहीं मिला, तो ये किया क्या? अब आते हैं शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे। मान लीजिए कि एमएसएमई आर्बिट्रेशन जीत गया, अवार्ड उसके पक्ष में है, लेकिन बायर ने अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बात गई कोर्ट के पास, और कोर्ट तो पुनर्जन्म में मानती है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे जब जीना है बरसों। फिर क्या, कोर्ट में गए तो 2 साल 3 साल 5 साल इंतजार करो। यही प्रस्तावित बदलाव महत्वपूर्ण होता है। अगर अवार्ड को चैलेंज करने वाला मामला 6 महीने से अधिक समय तक पेंडिंग रहता है, तो कोर्ट डिपॉजिटेड अमाउंट में से एमएसएमई को, यानी कि सप्लायर को, कम से कम 50%, 50% क्यों होना चाहिए मेरी समझ में नहीं आता। तब तक तो 50% के बराबर तो उसका खर्च हो चुका होगा वो स्टेज पे पहुंचते पहुंचते। अब कोर्ट 50% तो उसको कम से कम दे दे, तो उससे किसका भला होने वाला है? इससे किसी का भला नहीं हो सकता। तो ये जो कानून है, कानून भला सोचता है, मगर भला करने की उसकी क्षमता है। या तो नासमझ लोगों ने कानून बनाया है जिन्हें कैश फ्लो और रियल ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज मालूम नहीं है। मैं खुलकर कहता हूँ मालूम नहीं है, क्योंकि सरकारी बाबू अपने कैबिन में बैठते हैं, वहां असलियत उनको कई बार मालूम नहीं होती। हाँ, ऐसे होते भी है लोग जो फील्ड का ट्रैकिंग रखते हैं, मगर ज्यादातर तो आपको कुछ मालूम नहीं होता। आप सिर्फ कागज पेन लेकर कायदे लिखते हैं। जिसके घर में कृषि नहीं है वो कृषि के बारे में कानून बनाता है। तो यही होगा, यही हाल यहां भी है। इसीलिए एमएसएमई के लिए कैश फ्लो इज ऑक्सीजन, इस बात का स्वीकार करना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए कि जहां बिल डिस्काउंटिंग के जैसे उसने जो इनवॉइस रेज किया है और जो स्वीकृत किया है अगले वाले साल, जो जिसको सप्लाई किया उसने, उस पे फिर 5% काट के आप पैसा इसको रिलीज कर दो। अगर कोई जोखिम है तो जो सप्लायर था उसको नहीं, मगर जिसने पैसे रोके थे उसको दंडित करो। ये सही रास्ता है। इनवॉइस को कैश में बदलने के लिए ये ट्रेड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ये चलेगा नहीं चलेगा भगवान को पता। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जितना लंबा नाम, जितने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप यूज करते हो, उतना ही मुश्किल उसके साथ काम लेना होता है। तो सरकार ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम ऐसा करती है, तो पहली बात तो कानून बनाने वाले कहते हैं कि टेक्निकल नाम से डरो मत। कंसेप्ट बहुत आसान है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का माल सप्लाई किया, बायर ने इनवॉइस एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पेमेंट कुछ समय बाद मिलेगी, आपको पैसा आज चाहिए। ऐसी स्थिति में इनवॉइस के आधार पर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के जरिए जरूरी लिक्विडिटी प्राप्त की जा सकती है, यानी इनवॉइस को वर्किंग कैपिटल में बदला जा सकता है। अब कुछ काम की बात आई, जो इनवॉइस है उसको कैश फ्लो में आप बदल सकते हैं। नए सुधार में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा एमएसएमई से की गई खरीद के इनवॉइस का सेटलमेंट ट्रेड्स के जरिए करने की दिशा महत्वपूर्ण है। ये फिर आया लफड़ा। ये सिर्फ सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस है, तो बाकी का क्या है? सपोज आपने रिलायंस को या अडानी को माल सप्लाई किया है, प्रॉब्लम तो वहां है। आप टोरेंट में या निरमा में जाके बैठोगे रिसेप्शन में, इससे आगे आप कहीं नहीं जा सकते।
माल बिक गया, इनवॉइस स्वीकार हो गया, फिर भी जेब तो खाली है, वहां कोई ट्रेड प्लेटफॉर्म नहीं है आपके लिए। तो रिसीवेबल को लिक्विडिटी में बदलना, ये जो प्रश्न है वो आपने जिस तरह से उसको सुलटाने की एक बात, एक दिशा दिखाई है। मैं नहीं कहूंगा कि सुलटाया है, क्योंकि एमएसएमई जो माल सप्लाई करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी सरकार के है ना, उनके पास भी उनकी बातें सुनी जाएगी, आपकी कौन सुने। तो हमारी बात यह है कि हमें अवार्ड नहीं चाहिए, रिकवरी चाहिए। एक और समस्या है, आप केस जीत गए, अवार्ड भी आ गया, लेकिन पैसा रिकवर नहीं हुआ। क्यों? एमएसएमई को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। आपने सर्टिफिकेट दे दिया, उससे कोई भला होने वाला नहीं। इसीलिए मीडिएटेड सेटलमेंट या आर्बिट्रल अवार्ड की रकम को एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करने की प्रस्तावित व्यवस्था महत्वपूर्ण है अगर वो किया जाए। पॉलिसी का फोकस केवल यही नहीं होना चाहिए कितने एमएसएमई केस जीते, सवाल होना चाहिए कितने एमएसएमई को वास्तव में पैसा मिला। चकास लीजिए आप, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। बड़ी कंपनियों को भी संदेश साफ है। अब बायर साइड की बात, बड़ी प्राइवेट कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को या दूसरे इंस्टीट्यूशनल बायर को एक बात समझनी होगी कि एमएसएमई सप्लायर को इनवॉइस आपका फ्री वर्किंग कैपिटल नहीं है। छोटे सप्लायर का पैसा रोककर अपनी कैश पोजीशन मजबूत करना, ये हेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है। ये मॉरल की बात नहीं। यू आर टेकिंग अ हाई मॉरल ग्राउंड टेलिंग, अरे आप बड़े हैं, छोटे लोगों के पैसे रोकते हैं, आप तगड़े होते हैं, वो लोग मरते। अरे ये क्या कथा वाचन का काम शुरू किया। ये फिलोसॉफी इनको समझाते जो जो वही जो इसके पीएचडी है कैसे पैसे रोकने उसके, आप उनको समझाते और समझेंगे वो। आप ये कहते हैं कि छोटे सप्लायर का पैसा रोककर अपनी कैश पोजीशन मजबूत रखना हेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस नहीं हो सकता। अरे ब्लडी हेल विथ इट, जो भी है हेल्दी होता है नहीं होता है, आज आज प्रैक्टिस ही वो है। तो अगर आज हेल्दी है तो कल उठ के अनहेल्दी कैसे हो जाए? क्या बात करते हैं? ये थियोरेटिसिज्म छोड़िए तो फिलोसफी है, इससे पेट नहीं भरता। परचेज ऑर्डर है, गुड्स एक्सेप्ट किया है आपने, इनवॉइस वेरिफिकेशन किया है, साइन किया है, पेमेंट अप्रूवल और डिस्प्यूट मैनेजमेंट, ये स्टेज सब पसार होते होते तो फिर से एक बार स्मॉल इकाई मर जाएगी। और ये ट्रेड्स वाली जो बात है, प्लेटफॉर्म वाली कि जैसा आपको माल दिया सामने पैसा मिल जाएगा, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ही लागू पड़ता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ही सप्लाई करते हैं छोटे ही। तो हर सीएफओ को पूछना चाहिए हम अपने एमएसएमई वेंडर को एवरेज कितने दिनों में पेमेंट करते हैं। हर बोर्ड को पूछना चाहिए 45 दिन के से ज्यादा पुरानी कितने एमएसएमई इनवॉइस पेंडिंग है। खास करके जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है तो इनका ये भी फर्ज होना चाहिए कि करेक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस उनके नेतृत्व में वो यूनिट में चले। अब सरकार से भी 5 सीधे सवाल पूछने हैं। पहला सवाल है, अगर कानून 90 दिन कहता है और फैसला 300 दिन में आता है, जिम्मेदार कौन? आप कौन सी कोर्ट को सजा करेंगे? दूसरा, क्या फैसिलिटेशन काउंसिल के पास पर्याप्त मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? आज तो नहीं है, कब तक होगा? तीसरा सवाल है, एक छोटा सप्लायर अपने सबसे बड़े कस्टमर के खिलाफ कंप्लेन करने से डरता है, उसको भी धंधा करना है, उसे उसे डर है कि बड़ी मछली मुझे निकल जाएगी, अगला ऑर्डर बंद हो जाएगा।
हमारा काम बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये कमर्शियल रिलेशन को कौन बचाएगा? चौथा, अगर ट्रेड की व्यवस्था है लेकिन बायर इनवॉइस एक्सेप्टेंस की डिले कर दे तो समाधान क्या है? चेकिंग में पड़ा है, साहब छुट्टी पे है, ट्रेडिंग में गए हैं, कई बहाने हो सकते हैं इसके लिए। तो अगर वो एक्सेप्टेंस में डिले कर देता है बायर, तो फिर क्या होगा? जस के तस वहां क्या खड़े रह गए, और डिले करने के हजार रास्ते, नहीं एक्सेप्ट करना है तो। पांचवा तथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों हमारा ये है कि हर राज्य का पब्लिक डैशबोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? कितने केसेस आए, कितने रिजोल्व हुए, और कितने प्रोसेस में चल रहे हैं, कम से कम ये जानने का तो सबको अधिकार है। सबको ये अधिकार भी है कि कितने समय से प्रोसेस में, 30 दिन से, 60 दिन से, 90 दिन से, 1 साल से ऊपर समय से, कितने समय से प्रोसेस में। डिस्प्यूट थी तो कितनी रिजोल्व हुई, एवरेज रिजोल्यूशन टाइम कितना लगता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये चिकनी चुपड़ी बातें जो ये बिल में की गई है, मैं नहीं मानता कि उससे एमएसएमई की कोई हकीकत बदल सकती है या गेम चेंजर हो सकता है। एमएसएमई संकट में तो हम क्या करते हैं? इसे लोन दो, सस्ती लोन दो। लोन पब्लिक सेक्टर बैंक से आती, आपका हमारा सबका पैसा है। लोन दो, सस्ती लोन दो, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो फ्रॉड करके चले जाए, कोई बात नहीं, यहाँ कड़काई से वसूली करो। तो ये चीज, ये सब है, उसमें सरकार में से कौन ध्यान देगा? वर्किंग कैपिटल बैंक से नहीं मिल रहा है, सरकार में से कौन ध्यान देगा? तो दोस्तों बात ये रही कि हम ये कहना चाहेंगे कि कानून की जो भारत सरकार लेके आई, अच्छी बात है, मगर भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि ईसाई कानून में अगाऊ पहले भी जोगवाई है, तो ये नया कानून क्यों? और आप नया कानून लेके आए हैं तो क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि लघु इकाइयों को उनके जो सप्लाई करते हो पैसे समय में मिल जाए? तो ये जब तक नहीं होता दोस्तों, मैं नहीं मानता कि कागज पे लिखने से या कोई कानून पारित करने से किसी का भला हो सकता है। और आप समझ लीजिए, इस देश में हमारी औसत आयु जो है 31 साल की है, हम सबसे युवा देश है विश्व। 35 साल से कम उम्र की 70% पॉपुलेशन है। हमें हमें ज्यादा हाथों को काम दे इस तरह की प्रवृत्ति चाहिए, न कि बड़े बड़े कारखाने। बड़े बड़े कारखानों की भी अपनी जगह है, मगर उनका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो अलग तरीके से देखना चाहिए। स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग तरीके से देखना चाहिए। क्या सरकार ये करना चाहती है? करती है? नहीं करती। अगर वो नहीं करती है, अगर सरकार तहे दिल से इसमें सहमत नहीं है, तो मैं मानता हूं कि ये कानून एक और कानून बन के रह जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आशा करें सरकार में भी कुछ समझदार लोग ये बात सोचें और इसमें
उनकी प्रतिक्रिया जो है वो प्रतिक्रिया सकारात्मक रहे। न्याय तंत्र को आप नहीं सुधार पाओगे। वो आइवरी टावर में रहते हैं, उनकी भी मर्यादाएं हैं, उनके पास भी केसेस काफी संख्या में आ जाते हैं, पर्याप्त स्टाफ नहीं है, न्यायतंत्र की भी मर्यादा है। तो आई थिंक कि ये बात, ये मसला शुरू हुआ था वहीं खत्म होता है। शुरू हुआ तब भी समस्या थी, छोटी इकाइयों को, मध्यम इकाइयों को समय में पैसा नहीं मिलता। शुरू हुआ तब भी समस्या थी कि इसकी वजह से वो बैंक के हफ्ते नहीं भर सकते। शुरू हुआ तब भी ये समस्या थी कि अगर आपके पैसे फंस जाते तो मजदूरों को, आपके जो और लोग हैं फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको पगार नहीं भुगतान कर सकते। जब शुरू हुआ तब बात हुई थी कि आपको समय में नहीं मिलता तो बिजली बिल से लेकर अनेक चीजें आप नहीं भर सकते, बकाया नहीं कर सकते, बैंक के हफ्ते चढ़ जाते हैं। तो ये एकम, अगर आप एक साल भी समझो इसे बंद रख के देखो क्या होता है, फिर वो जीवित नहीं हो पाएगा। एक दफा उसकी साइकिल टूटी यानी गया काम से। और हम ये ना समझे कि इससे सिर्फ ये लघु इकाई के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को ही नुकसान है। ये भी लोग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हैं। तो इतने सारे सिक यूनिट्स में कितने पैसे फंसे हुए, कभी अंदाजा लगाया सरकार? तो अगर उतने सारे पैसे फंसते हैं तो और भी फंसने दोगे आप? ये मुद्दे पे गौर देना चाहिए। मैं मानता हूं कि बिल की नियत ठीक है, ठीक नियत से लाया गया है। सरकार अपनी ओर से उसको अमलवारी करने के लिए भी प्रयास करेगी, सन्निष्ठ प्रयास करेगी, मगर इसके बावजूद भी इसके रास्ते में इतने गड्ढे आते हैं कि वो निर्विघ्न अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, अपनी मंजिल नहीं तय कर सकता। आशा करें कुछ इसमें से निकले, मध्यम और लघु इकाइयों के लिए फिर से अच्छे दिन वापस आए। क्योंकि अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि 1960 में गुजरात जब अलग राज्य बना, तब इंडस्ट्रियली गुजरात 8वें नंबर पर था देश में। आज पहले नंबर की दुहाई लगाते हैं, वो 1990 में आ गया था। गुजरात में 1985 के बाद 50,000 करोड़ से ज्यादा लागत का एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया है। लास्ट दोनों प्रोजेक्ट का डिसीजन लिया गया, वो मिड 80s में लिया गया था, वो रिलायंस रिफाइनरी और रिलायंस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वो कद जो है इनका, उससे बराबरी करे ऐसा एक भी प्रोजेक्ट गुजरात में नहीं आया। तो गुजरात आज जो भी है वो लघु और मध्यम इकाइयों की वजह से है। वो लघु और मध्यम इकाइयों में से ही आज के निरमा, टोरेंट, कैडिला आईआरएम, रसना, पारस फार्मास्यूटिकल्स जैसी इकाइयां जो आज वटवृक्ष बन के खड़ी है, वो इसलिए खड़ी है कि उस समय जब वो छोटी इकाइयां थी, सरकार का काफी संरक्षण को प्राप्त था। आज वो संरक्षण छत्र टूटा है। इसीलिए कभी नहीं था जोखिम, उतना जोखिम आज। तो आशा करते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार के ध्यान में आए इसकी इंपॉर्टेंस। अगर नहीं आएगी तो सिर्फ बड़ी इकाइयों की वजह से विकास तो आप दिखा सकोगे, मगर वो विकास उतना सीमित होगा कि उससे जो हमारी बेसिक समस्या है बेरोजगारी की, वो कहीं ना हल होती हुई दिखाई देगी आपको। लघु इकाई है, औसत 6 से 10 लाख रुपए की लागत पर
थापी जाती है और पर 1 लाख रुपया की लागत पे वो 4 से 5 लोगों को मिनिमम एम्प्लॉय करती है। बड़े बड़े कारखाने हैं, वो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए के लागत पे एक इंसान को नौकरी देते हैं। भारत को श्रम प्रचुर उद्योग चाहिए। भारत को मूड़ी प्रचुर उद्योग की जरूरत जितनी हो, मर्यादित उतने में ही उनको घुसने देना चाहिए। हर जगह आप मूड़ी प्रचुर उद्योग लगाओगे तो रोजगारी नहीं खड़ी कर पाओगे। और अगर वो कोई ये कहता है कि लघु इकाइयां हैं, छोटी इकाइयां हैं, वो गुणवत्ता से और उत्पादन नहीं दे सकती, तो बकवास है। क्योंकि लघु इकाइयां मैन्युफैक्चर गुड्स की जो एक्सपोर्ट है उसमें 35% उनका हिस्सा है। और वो जो बड़ी इकाइयों को देती है, पार्ट्स वगैरह जो भी एक्सपोर्ट में जाते हैं, वो अगर गिना जाए तो 50%। तो विश्व बाजार में हमारे छोटे एकम जो इकाइयां हैं, उनकी प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है और आप यह गुणवत्ता की बात करते हो। सरकार को ये सब समझना चाहिए और समझकर पूरी होशियारी के साथ चाक चौकन होकर निर्णय लेना चाहिए। तो बस रुकेंगे आज यहाँ दोस्तों। आपको ये कैसा लगा कार्यक्रम? आपकी कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। आपने अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कृपया कर लीजिएगा। शोभा नहीं देता हमें कि हम एक चैनल पे 53,000 हमारे सब्सक्राइबर हो, दूसरी चैनल पे 71 सब्सक्राइबर। हाँ, ये मानते हैं हम कि ये चैनल अभी अभी शुरू हुई। हम बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। जितने हो सके ज्यादा सब्सक्राइबर हमें मिले, वो काम में हमें बल मिलेगा। आपको एक डेला भी खर्चना नहीं है, न हम आपसे मांगते हैं। ये ध्यान में रखते हुए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी आपके जो मित्र लोग हैं उनको ये खबरदार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारी ओर से इनवाइट कीजिए। मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, आज तक आपने जो सहकार दिया है उसके लिए। हमारी वो सबसे बड़ी मूडी है। धन्यवाद, आभार।